नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश को दी सौगात। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शिवम दुबे। इन दिनों देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के राज्यों को कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री आज उत्तर पूर्व के राज्यों में जाकर के वहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर जंगल सफारी भी की। इसके बाद प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश के लिए वहां रवाना हो गए और वहां की सबसे बड़ी जो टनल है उस टनल का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में सबसे लंबी सुरंग सेला टनल का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत ईटानगर में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने तो बॉर्डर के गांव को नज़रअंदाज कर रखा था। उन्होंने इस देश का आखिरी गांव कहकर हाशिए पर छोड़ रखा था, लेकिन मेरे लिए ये आखिरी नहीं बल्कि पहला गांव है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आज़ादी के बाद से लेकर 2014 तक पूर्वोत्तर में 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए थे, जबकि बीते 10 वर्षों में 6,000 किलोमीटर से अधिक नेशनल हाईवे बनाए गए हैं। जितना काम 7 दशक में हुआ उतना हमने 1 दशक में करीब करीब कर दिया है। कांग्रेस के इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं ने मोदी पर बड़े बड़े हमले किए और आजकल वो पूछ रहे हैं कि मोदी का परिवार कौन है। तो गाली देने वालों, कान खोल कर सुन लो, अरुणाचल के पहाड़ों में रहने वाला हर परिवार ये कह रहा है कि गाली देने वालों, कान खोल कर सुन लो, अरुणाचल के पहाड़ों में रहने वाला हर परिवार कह रहा है कि ये मोदी का परिवार है। तो प्रधानमंत्री देश के जिन जिन राज्यों में जा रहे हैं, न सिर्फ वहाँ पर कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, यानी बड़ी बड़ी हज़ारों करोड़ रुपए का सौगात दे रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। जैसा कि अरुणाचल प्रदेश में भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं शिवम दुबे, इंडिया वॉइस, नोएडा। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की बात बनती नजर आ रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। 2024 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे सभी पार्टी जो हैं वो तैयारियों के मैदान में उतर चुकी हैं और अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही हैं। इसमें कांग्रेस की पहली लिस्ट भी जारी हो गई है। भाजपा ने भी अपनी पहली सूची कांग्रेस के पहले जारी कर दी। लेकिन बात करें यहाँ पर सीट शेयरिंग की, तो सीट शेयरिंग को लेकर भाजपा भी महाराष्ट्र को लेकर जो है महाराष्ट्र की 48 सीटों पर मंथन कर रही है। और बीती रात गृहमंत्री अमित शाह के घर पर महायुति की गठबंधन हुई, जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार इस बैठक में मौजूद रहे। करीब 2.5 घंटे ये बैठक चली और माना जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से ये माना जा रहा है कि भाजपा महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। और वहीं अन्य पार्टियों को भी यहाँ पर सीट शेयरिंग कैसे कैसे की जाती है ये तो जब सूची आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अन्य दलों के साथ गठबंधन कर रही है और सीट शेयरिंग को लेकर लगातार चर्चा कर रही है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस में। आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सौरभ। भाजपा सुप्रीमो ने किया ऐलान। क्या है वो ऐलान, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के कयासों पर पूरी तरह से विराम लग चुका है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया कि वह लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगी। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं जो पूरी तरह से निराधार है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में बसपा के शामिल होने के कयास लगातार लगाए जा रहे थे, लेकिन आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर साफ कर दिया कि वह अकेले दम पर ही चुनाव लड़ेंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह भी कहा कि वह किसी के दम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। वह ना तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी और ना ही यूपी में किसी से भी तालमेल करेंगी। फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती के इस ऐलान से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और सपा में बेचैनी भी बढ़ गई है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती का खासा वोट बैंक है जो आने वाले चुनाव में अपना
अहम रोल निभा सकता है। लेकिन जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज ऐलान किया, उससे कहीं न कहीं लोकसभा का चुनाव आगे दिलचस्प भी हो चला है। वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती के ऐलान पर धन्यवाद कहा है। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव की आने वाली तस्वीर क्या होगी। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। लखनऊ में आरएलडी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक की। क्या कुछ रहा बैठक में खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आमान। में राष्ट्रीय लोक दल कार्यालय पर आज राष्ट्रीय लोक दल की बैठक संपन्न हो गई है। आपको बता दें, राष्ट्रीय लोक दल की बैठक में जो राष्ट्रीय महासचिव हैं त्रिलोक त्यागी, उन्होंने साफ तौर से जो एनडीए गठबंधन है और साफ तौर से कहा जाए कि मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि उन्होंने जिस तरह से हमारी पार्टी के जो नेता थे चौधरी चरण सिंह, जिनको भारत रत्न दिया है, उनका खास तौर से धन्यवाद दिया है। वहीं त्यागी का साफ तौर से कहना है कि जो भी इस टाइम पे 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें पूरी तरह से राष्ट्रीय लोक दल के जितने भी कार्यकर्ता एवं नेता हैं, वो पूरी तरह से एनडीए का सहयोग करेंगे। और वहीं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं त्रिलोक त्यागी, उनका यह भी कहना है कि हमें उत्तर प्रदेश में जो एनडीए का हिस्सा बनाने पे 2 सीटें मिली हैं, उन 2 सीटों को हम जीतने का काम करेंगे। वहीं पूरी तरह से जो राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता हैं, वो बाकी की सीटों पे जो एनडीए गठबंधन की सीटें हैं, उन सीटों पे पूरा सहयोग करेंगे और पूरी तरह से मदद करेंगे। मदद करके 2024 में मोदी जी को विजय बनाएंगे। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वॉइस। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल समेत कई जिलों के दिग्गज नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराया। पार्टी ज्वाइन करने वालों में बीजेपी, रालोद और बसपा के कई नेता मौजूद रहे। पार्टी में ज्वाइनिंग के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला भी बोला। कहा कि बीजेपी के राज में किसान, नौजवान और बेरोजगार परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से पीडीए का कारवां बढ़ रहा है, अब यह उन्हें एहसास हो गया है कि आने वाले समय में यूपी की 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव जीतेगी। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि अब देखना है यह है कि आचार संहिता के पहले डीजीपी हटते हैं या नहीं। उन्होंने पुलिसिंग पर भी तमाम सवाल खड़े किए। कानपुर की घटना पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से 2 सगी बहनों की मौत का मामला सामने आया है, इससे कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि बीते 10 सालों में 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो 2014 में आए हैं, अब वह 2024 में जाएंगे। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। दिल्ली में युवा पीढ़ी को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए पुलिस की एक अनोखी पहल। क्या है वो पहल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। खिलाफ राजधानी की दिल्ली पुलिस का अभियान लगातार जारी है। जहां एक और नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस लगातार धरपकड़ अभियान चला रही है, वहीं अब आम जन को जागरूक करने के लिए भी दिल्ली पुलिस एक नई मुहिम चला रही है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के सुल्तानपुर थाने के पास और सुल्तानपुर थाने के बाहर की तस्वीर दिखाऊंगा जो थाने की तरफ से लोगों को जागरूक करने के मकसद से एक लोगों के बीच में संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से नशे के खिलाफ थाने के बाहर कई आकृतियाँ बनाई गई हैं, जिसमें लोगों को, हर किसी राह चलते लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से उन्हें नशे से दूर रहना है और नशा किस तरीके से न केवल एक परिवार बल्कि समाज को उजाड़ कर रख देता है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं वो यहाँ पर थाने के बाहर की जो दीवार है उस पर उकेरी गई है और इसके माध्यम से लोगों के बीच में यही संदेश देने का प्रयास किया गया है कि जो नशा है उसको ना कहें और जो नशा है वो घर, परिवार और समाज को पूरी तरीके से उजाड़ कर रख देता है। इस तस्वीरों के माध्यम से लोगों तक ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि लोग नशे से बचें।
साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जहां एक और राजधानी की दिल्ली पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अपराधियों की धरपकड़ कर रही है, वहीं अब लोगों को बीच जागरूकता फैलाने के मकसद से ये एक नई प्रक्रिया के तहत दिल्ली पुलिस काम कर रही है, जिसमें सुल्तानपुर थाने का जो नंबर है वो प्रथम स्थान पर आता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीरें यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। लिहाजा साफ कहा जा सकता है कि नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस का जो अभियान है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच उतारने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस का ये प्रयास नशे को रोकने के लिए कितना कारगर साबित होता है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में सीएम ने किया सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा। सिटी फॉरेस्ट पार्क आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। इसके अलावा देहरादून, मसूरी, डोईवाला, ऋषिकेश, धर्मपुर आदि विधानसभाओं में मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम किया। लगभग 215 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं हैं, जिनके माध्यम से विकास के जो काम होंगे वो धरातल पर उतरेंगे, आम जनता को विकास की योजनाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भारत सरकार लगातार राज्य में विकास का रुपया है उसको तेज करने का काम कर रही है, परियोजनाओं योजनाओं के माध्यम से जनता को लाभान्वित करने का काम कर रही है और इन सब परियोजनाओं का लाभ आम जनता को मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जिन परियोजनाओं का शिलान्यास उनके द्वारा होगा उनका लोकार्पण भी वो जल्द यहाँ पर करेंगे ताकि जनता को विकास की योजनाओं का लाभ मिल सके। कैमरामैन साथ अभय कैंथुरा, इंडिया वाइज। जौनपुर में सीएम योगी का दौरा रहा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं जौनपुर के नईगंज और कलीचाबाद में सीएम योगी ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। सीएम योगी ने मंच से कहा कि सुरक्षा में जो भी कोई चूक करेगा उसकी खैर नहीं है। वहीं जनता को जो है सीएम योगी ने संबोधित किया है और जनता से अपील किया कि एक बार फिर मोदी सरकार आप लोग बनाएं, तीसरी बार मोदी सरकार बनती है तो जनता की भलाई होगी। वहीं सीएम योगी ने जो है लाभार्थियों को चेक और छात्रों को लैपटॉप और जो है मोबाइल वितरित किया। सीएम योगी के आगमन को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहा। सीएम योगी ने जो है जौनपुर में लगभग 1 घंटा तक जो है बिताए। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। चंदौली में सीएम योगी का दौरा रहा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पवन पांडे। चंदौली के लिए बहुत खास रहा। आज मुख्यमंत्री योगी चंदौली दौरे पर रहे और साथ ही उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और साथ ही 743 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्हीं सभी योजनाओं और परियोजनाओं का जो है उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये चंदौली जो ये पुलिस लाइन में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण का जो कार्य है इसका भी उन्होंने शिलान्यास किया। साथ ही ये जो कुचमन रेलवे स्टेशन के मध्य जो चंदौली सकल्डिया रोड राजमार्ग जो है इस पर जो 4 लेन ऊपरगामी सेतु का निर्माण कार्य जो कराया जा रहा है इसका भी इन्होंने शिलान्यास किया। तो कहीं ना कहीं ये लगभग में ये 743 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अपने संबोधन में बताया कि ये जो चंदौली जनपद है वो आकांक्षी जनपद नहीं होगा बल्कि ये चंदौली जनपद विकसित जनपद होगा, क्योंकि यहाँ से जो बजट बन करके जाते हैं वह बिना कुछ सोचे समझे और बिना देरी किए पास हो जाते हैं। वहीं अगर हम राजनीतिक की बात करें तो राजनीतिक तौर पे यहाँ पे केंद्रीय मंत्री और यहाँ चंदौली के सांसद को तीसरी बार यानी कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो उनको जिताने के लिए और भारतीय जनता पार्टी और साथ ही डबल इंजन की सरकार को मजबूत करने के लिए उन्होंने लोगों से अपील की कि मैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को वोट करें और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। पवन पांडे, इंडिया वॉइस, चंदौली। उत्तराखंड में बीजेपी ने संकल्प पत्र वाहनों को दिखाई हरी झंडी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा। चुनाव की बेला में सियासी दलों के चुनावी प्रचार भी तेज होने लगे हैं। बीजेपी की तरफ से आज संकल्प पत्र वाहन बजाज यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और टीडी की जो पार्टी की प्रत्याशी है श्रीमती माला राज्य रश्मिता, उनकी तरफ से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। बीजेपी का कहना यह है कि ये संकल्प पत्र बीजेपी की जो रीति नीति है उसे आम जनता तक पहुंचाएंगे। जनता के अगर कोई सुझाव है, चाहे विकास के काम से जुड़े हों, सरकार से जुड़े हो, उन सुझावों को एकत्र करने का काम करेंगे ताकि बीजेपी चुनाव के लिए जब अपना दृष्टिपत्र जारी करे तो उन संकल्पों को इन दृष्टिपत्र के माध्यम से एकत्रित करने का काम किया जाएगा, उसमें दृष्टिपत्र शामिल किया जाएगा।
ये समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए लगातार बीजेपी प्रयासरत है और बीजेपी का ये काम उनकी जो रणनीति उस रणनीति का हिस्सा भी माना जा सकता है, ताकि चुनाव के इस बेला में वो राज्य की 5 लोकसभा सीटों को जीत सके और बड़े मार्जिन से वो जीत हासिल हो सके। कैमरामैन नसरुल के साथ अभय कैंसुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी को रिमांड पर लेगी ईडी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम। मार्च को सपा से कानपुर के विधायक इरफान सोलंकी, जो कि अभी महाराजगंज जेल में बंद है, उनके आवास पर ईडी की टीम ने रेड की थी, जिसके बाद ईडी ने एक ट्वीट कर जानकारी दी कि इरफान सोलंकी के घर से और उनके आवास से जो है 26 लाख रुपए की नकदी बरामदगी की गई है। इस पूरे मामले को लेकर जो उनके इरफान के वकील हैं शिवाकांत दीक्षित, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ईडी के पास से जो भी डॉक्यूमेंट उनके पास आए हैं वो साफ तौर पर ये दर्शा रहे हैं कि नकदी की कहीं पर भी कोई बरामदगी नहीं हुई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो ईडी की कार्रवाई है उसको लेकर जो इरफान के सोलंकी का परिवार है वो असंतुष्ट दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल की बात करें तो 7 मार्च को ईडी ने जो इरफान है, इरफान की जो सहयोगी हैं और उनके जो भाई रिजवान सोलंकी हैं, उनके घर पर रेड की थी। रेड के दौरान उनको कई डॉक्यूमेंट मिले थे, कई रजिस्ट्री मिली थी और एक साथ में डायरी मिली थी। जो ईडी ने अपनी डॉक्यूमेंट जारी किया है उसमें साफ तौर पर बताया है कि इरफान के पास से एक डायरी मिली है जिसमें कि 1 अरब रुपए का लेन देन बताया जा रहा है, जिसके बाद अब जो ईडी है वो इरफान सोलंकी को रिमांड पर ले सकती है। अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो है जो 26 लाख रुपए की बात सामने आ रही थी, उस पर जो उनके वकील हैं उन्होंने सवाल उठाया है। फिलहाल की बात करें तो अब जो ईडी का दूसरा काम होगा वो ये कि जो महाराजगंज जेल में बंद है उसको लेकर, इरफान सोलंकी को लेकर ईडी जो है रिमांड पे लेगी और उनसे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ करेगी। इस डायरी के अलावा जो है 50 करोड़ रुपए का जो लेन देन है उसकी बात भी सामने आ रही है, जिसके लेकर जो है ईडी जो इरफान सोलंकी से पूछताछ कर सकती है। इरफान सोलंकी के अलावा जो उनके भाई हैं और जो उनके हाजी वसी बिल्डर हैं, उनके सहयोगी हैं और एक नेता है सपा नूरी शौकत, उनसे पूछताछ कर सकती है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो कहीं से भी सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कैमरा पर्सन ईशान हाशमी के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया। ग्रेटर नोएडा में अचानक हॉस्टल में रहने वाले बच्चों की तबीयत खराब हो गई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। इसके ग्रेटर नोएडा में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। जिस तरीके से 100 से ज़्यादा छात्रों की तबीयत खराब हुई है और बताया जा रहा है कि आर्यन हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे थे उन बच्चों को जो है खराब खाना दिया गया था, लेकिन इसका संज्ञान जो है यूपी के गृह विभाग ने इसका संज्ञान लिया है। बताया जा रहा है वहाँ के गौतम बुद्ध नगर के डीएम मनीष वर्मा इसकी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यही है कि जिस तरीके से लगातार फूड पॉइजनिंग के मामले जो चल रहे थे, इस तरीके से जो खाना बच्चों को परोसा गया था, लेकिन उसके बाद लगातार जब 100 से ज़्यादा छात्रों की तबीयत खराब हुई तो उस आनन फानन में आके नोएडा पुलिस और नोएडा के डीएम जो है मौके पे पहुंचे। उसके बाद जब इस तरीके की जांच पड़ताल कराई गई तो आखिरकार आर्यन हॉस्टल के अंदर ये जो है ख़राब खाना दिया गया था। लेकिन उसके बाद लगातार अभी जो है बच्चे में बात की जाए, जिस तरीके से औपचारिक इलाज चल रहा है, उनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, कुछ लोगों को जो है डिस्चार्ज भी कर दिया गया। लेकिन वहाँ के डॉक्टरों के द्वारा यही बताया गया है कि आखिरकार फूड पॉइजनिंग का जो मामला था, उनको जो बच्चों को जो है ख़राब खाना दिया गया था और जिस तरीके से लगातार उस मामले की जाँच पड़ताल चल रही है। लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिरकार आर्यन हॉस्टल के खिलाफ कितनी जल्दी मामला संज्ञान जो है उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज होती है। लेकिन उस पर लगातार जो है खुद नोएडा की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह मामले की जांच कर रही है और आखिरकार उसके जो संचालक हैं, जो मालिक है, उसको भी जो है पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। हमीरपुर में शिक्षक को रील बनाने का नशा हुआ सवार। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। मैं आपको बता दूं, पूरा वीडियो जो है वो एक शिक्षक का है और शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाने की बजाय वो अपनी रील बना रहे हैं। पूरा मामला है सुमेरपुर विकास खंड के अमृता गांव का, जहां पर प्राथमिक विद्यालय पर शिक्षक अपने स्कूल ही पे रील बनाते हुए नजर आ रहे हैं और ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और शिक्षक को बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन शिक्षक उनको पढ़ाने के बजाय वो स्कूल पर रील बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी जो इस तरह की रील वायरल हुई थी तो उस पर शिक्षा विभाग के शिक्षक अधिकारियों ने उस पर कार्रवाई की थी और मास्टरों के ऊपर कार्रवाई करने के बावजूद भी जो ये शिक्षक हैं ये आज भी रील बनाने से बाज नहीं आ रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कब इनके ऊपर कार्रवाई होगी। पठान की जगह ये शिक्षक अपनी रील बना रहे हैं। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर।
मथुरा में बीएसए का नया आदेश सामने आया है। क्या है वो आदेश, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। शिक्षा विभाग का एक आदेश आजकल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बीएसए के द्वारा एक आदेश चस्पा किया हुआ है अपने कार्यालय पर कि कोई भी आगंतुक अगर आता है तो अपना कोई भी पहचान पत्र, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो और या अन्य किसी पहचान पत्र में जिनका उनका फोटो लगा हो, वही उनसे मुलाकात कर सकेगा। इस आदेश को लेकर मथुरा जिले में काफी चर्चा का विषय ये आदेश बना हुआ है। तमाम लोग इस आदेश को देखकर और पढ़कर कह रहे हैं कि ये तो हैरान कर देने वाला आदेश है कि कोई भी व्यक्ति बिना पहचान पत्र के उनसे मुलाकात नहीं कर सकेगा। तमाम शिक्षकों में इस बात को लेकर रोष भी व्याप्त है और तमाम लोगों में ये मथुरा शहर के चर्चा का विषय बना हुआ है, मथुरा जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऐसा आदेश तो ये फरमान अभी तक किसी भी कार्यालय में देखने को नजर नहीं आया है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। हमीरपुर में अधिवक्ताओं ने लोक अदालत का किया बहिष्कार। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। के अध्यक्ष और वकीलों की हड़ताल जारी है। 19 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी हड़ताल पर हैं। मैं आपको बता दूं, पूरा मामला हमीरपुर का है, जहां पर वकीलों ने हड़ताल की रखी है। और वहीं आज जब कोर्ट में लोक अदालत लगी हुई थी तो लोक अदालत में उन्होंने हड़ताल की और ना ही कोई फरियादी आया है, ना ही कोई, जो भी फरियादी आ रहा था उनको बाहर कर रहा था और दोनों तरफ से अपनी बैरिकेडिंग लगाए हुए थे। अंदर ना ही किसी का प्रवेश था, ना ही वकील लोग मौके पर बैठे थे। और इस तरफ भी उस तरफ भी दोनों तरफ फोर्स भी लगी हुई थी और वकीलों ने अपनी गाड़ियां भी खड़ी रखी हैं कि कोई भी फरियादी अंदर नहीं आए। और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से जब बात की गई तो उन्होंने साफ बताया, जब तक ये महिला कोर्ट की जज नहीं यहाँ से हटेंगे तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। इंडिया वाइस से रुपेश गुप्ता, हमें। गाजीपुर में पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। को किया गया गिरफ्तार। गाजीपुर का ये मामला था जब थाना नौनहरा के पास एक व्यक्ति पैसे निकालने गया था और उसी समय घात लगाए इन अपराधियों ने उससे 3.5 लाख रुपए लूट लिए और वहां से भाग निकले। जब ये मामला प्रकाश में आया तो पुलिस अपने अलर्ट मोड में हो गई। स्वाट गाजियाबाद में पिज्जा की दुकान पर हुई लूट। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने एक पिज्जा संचालक की दुकान में घुसकर उसको तमंचे के बल से 30,000 रुपए लूट कर वहां से आसानी से फरार हो जाते हैं। ये सारी लूटपाट की घटना वहां दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें, ये मामला गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी कॉलोनी का है, जहां एक पिज्जा संचालक दुकान में अपना काम कर रहा था। इसी दौरान बदमाश स्कूटी पर आते हैं, नकाबपोश बदमाश दुकान में दाखिल होते हैं और तमंचे के बल पर दुकान संचालक से 30,000 रुपए लूट कर वहां से फरार हो जाते हैं। बदमाश वहां तक भी नहीं रुके और दुकान में बैठी एक महिला और 2-3 ग्राहकों से भी 5,000 रुपए लूट कर वहां से बदमाश आसानी से फरार हो जाते हैं। दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन का गठन किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। जहां एक और आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी उम्मीदवारों को लेकर, तो वहीं अब बीते शुक्रवार को कांग्रेस ने भी 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। वहीं अब उसके बाद कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस इलेक्शन कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। इस नेताओं में सबसे जो प्रमुख नाम आता है अजय राय, सलमान खुर्शीद, प्रमोद तिवारी, ऐसे कई बड़े नेता हैं जिन्हें इस कमेटी का जो सदस्य है वो बनाया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। और फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।